लास्ट क्लास में हम लोग डील कर रहे थे विथ मोलैरिटी। ओके, तो बेटा मोलैरिटी का फॉर्मूला, चलो जल्दी जल्दी कोई बताना मुझे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी? कोई? moles by volume. Yes. It's number of moles of solute divided by volume of solution in liters. Okay, हम लोगों ने देखा था ये लास्ट क्लास में कि मोलैरिटी जो होती है, कितनी मोल सॉल्यूट की 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होती है। ओके, यदि मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे 3m NaCl सॉल्यूशन, तो बेटा इसका मतलब हम लोग क्या मीन करते हैं? वेरी सिंपल में 3 moles of NaCl in 1 liter of solution. 3 moles of NaCl in 1 liter of solution। या दूसरे शब्दों में हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि NaCl की जो मोलर मास होती है 58.5, 23 plus 35.5, 58.5, that is 3 into 58.5 gram of NaCl in 1 liter of solution। आई सपोज आप लोगों को ये सारे आइडिया क्लियर होंगे। किसी को भी इस आइडिया में दिक्कत है तो मुझसे पूछ लो, फिर से मैं समझा दूंगा आप लोग को। एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम इन दिस आइडिया? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, No sir. आराम से सबको मालूम होगा ये चीज। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग को देखना है जो यहीं से आएगा, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो यहीं से आएगी, देखिएगा आराम से। मोलैरिटी इनटू ये वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर जो है, मैं इसको इधर भेजता हूं। इन लीटर्स यदि हम लोग करें तो हमें मिलती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत बच्चे इसको दिमाग नहीं लगा पाते। भले बहुत सिंपल है, यहीं से आई है, पर आपको ये याद रखना है कि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ध्यान रखोगे ना दिमाग में, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसकी एप्लीकेशन काफी आएगी और सब एकदम दिमाग में बैठा है। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एकदम याद कर दो इसको फॉर्मूला को, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ओके, आई सपोज सबको क्लियर होगा ये चीज। आगे बढ़े, तो ये पॉइंट सबको क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे इट्स डाइल्यूशन। बड़े ध्यान से देखिएगा, डाइल्यूशन का मतलब क्या है। अच्छा, मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है ना सबको? Is my audio and video clear to everybody? Yes, sir. Yes Okay. sir. डाइल्यूशन, देखो ध्यान से समझना, डाइल्यूशन का मतलब क्या है। सपोज करो कि मेरे पास एक बड़ी सी कंटेनर है, ठीक है ना, एक बड़ा सा कंटेनर है मेरे पास। अब मैं क्या किया हूं, इस कंटेनर में एक चम्मच शुगर डाला, 1 टीस्पून शुगर प्लस 1 ग्लास वाटर। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली क्या है, जब मैं 1 चम्मच शुगर और 1 ग्लास पानी डाला तो मेरे पास एक चीनी का सॉल्यूशन रेडी। ठीक है ना, आई हैव गॉट अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर। अब मैं क्या करता हूं, इसमें और पानी ऐड करता हूं, ऐड मोर वाटर।
जब बेटा मैं इसमें और पानी डाल रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं इसको डाइल्यूट कर रहा हूं। मेरे पास कुछ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन थी, 1 चम्मच चीनी 1 गिलास पानी, एक कंसंट्रेशन थी मेरे पास। अब मैंने क्या किया, उसमें और पानी डाल दिया, मतलब सॉल्वेंट और ज्यादा डाल दिया। जब मैंने सॉल्वेंट इसमें ज्यादा डाल दिया तो मतलब क्या है, इसको मैं डाइल्यूट कर रहा हूं। तो डाइल्यूशन का मतलब आई सपोज सबको समझ आ गया होगा, इन सिंपल। ओके, तो बेसिकली डाइल्यूशन इज व्हाट, addition of solvent to concentrated solution keeping the number of moles of solute constant। देखो डाइल्यूशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, हम लोग क्या करते हैं और सॉल्वेंट ऐड करते हैं, वही कर रहे हैं ना, सॉल्वेंट और ऐड करते हैं। किसमें ऐड करते हैं, टू एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक कंसंट्रेशन की सॉल्यूशन मेरे पास है, उसमें हम लोग और सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं। कीपिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट, सॉल्यूट जो चीनी था क्या मैं उसको चेंज किया, नहीं, सॉल्यूट कांस्टेंट रहती है, सॉल्वेंट सिर्फ बदलता है। आई सपोज सबको ये मालूम हो। ओके, इज इट क्लियर? तो डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट सबको समझ आया कि नहीं आया, आ गई? चलो देखो मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक वेसल है कुछ ऐसा, ठीक है, मेरे पास एक ऐसा वेसल है, मैं इसमें क्या किया हूं, कुछ पानी लिया हूं, दिस वन इज वाटर, समझ लो ये ब्लू वाली वाटर है। ओके, और इसमें मैंने जो लिया है कुछ सॉल्यूट मिलाया है, ये ब्लैक वाली सॉल्यूट मान, ब्लैक वन इज सॉल्यूट। तो सॉल्यूट ऑब्वियसली इंटर पार्टिकल स्पेस के बीच में एंटर करती है। ओके, मैं सपोज करता हूं इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है m1, ओके, और इसकी जो वॉल्यूम है इट्स v1। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं नेक्स्ट, इसी कंटेनर में जो थी ओके, मैं क्या किया हूं, इसी कंटेनर में सॉल्यूट जितना था उतना ही मैं रहने दिया हूं, ठीक है, सॉल्यूट को नहीं चेंज किया। मैं क्या किया, एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर दिया, एंड वाटर, मैं सॉल्यूट को नहीं चेंज किया, सॉल्यूट जितना था मैंने उतना ही रखा, पर क्या किया है, एक्स्ट्रा ये ब्लू वाला जो पार्ट है सॉल्वेंट एक्स्ट्रा इसमें डाल दिया। तो एक्स्ट्रा सॉल्वेंट डालने से ऑब्वियसली इसकी वॉल्यूम चेंज होगी, सपोज करो ये वॉल्यूम हो गई। ओके, जब एक्स्ट्रा पानी दिया तो मोलैरिटी भी चेंज होगी, तो मोलैरिटी सपोज कर लो ये हो गई N2। ओके, अंडरस्टूड? अब मैं एक इक्वेशन लिखूंगा और आप मुझे सोच के बताओगे कि ये सही है कि गलत। m1 v1 is equal to m2 v2, क्या ये सही है क्या ये गलत है, जल्दी बताओ। सही है सर, क्यों सही है? क्योंकि n कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। देखो ये सही इसलिए है कि हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम अभी पढ़ाया था, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होती है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जितना इसमें सॉल्यूट है उतना तो सॉल्यूट इसमें भी है, हम लोगों ने तो जस्ट वॉल्यूम बढ़ाया है सॉल्वेंट डाल के। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, यदि आप कोई चीज को डाइल्यूट करते हैं, ये ध्यान देना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन is equal to number of moles of solute
आफ्टर डाइल्यूशन। हाँ, ये तो 100% सही है, क्योंकि मैंने कोई सॉल्यूट तो ऐड किया ही नहीं है, मैंने सॉल्वेंट ऐड किया और वॉल्यूम को बढ़ाया है जस्ट। ओके, आई सपोज ये आइडिया सबको क्लियर होगा। जब भी आपको कुछ ऐसे इक्वेशन दिए रहते हैं m1 v1 इक्वल टू m2 v2, तो आप समझ लेना कि नंबर ऑफ मोल्स को हम कंजर्व कर रहे हैं। जितनी मोल्स पहली थी बाद में भी उतनी ही मोल्स है। तो क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि डाइल्यूट किया गया है, पहले मोलैरिटी इतनी थी, बाद और वॉल्यूम इतनी थी, और लास्ट में वॉल्यूम इतनी थी, तो मोलैरिटी कितनी है सेकंड सॉल्यूशन की निकालनी। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? Yes. यस। Yes. चलो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा इस कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, आप लोग बनाओ। आई सपोज कुछ स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ करना है तो कर लो, मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, ये क्वेश्चन है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.2 m potassium dichromate is required to prepare a solution of, to prepare 100 ml solution of 0.0 m K2Cr2O7। क्या आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो? How much volume of 0.2 m potassium dichromate is required to prepare 100 ml solution of 0.04 m potassium dichromate? कोई बना सकता है इस क्वेश्चन? Anybody? 20 ml. 20 ml is the right answer. Very good. Okay. चलिए देखते हैं हम लोग कैसे। देखो, पहले जो है 0.2 m और फाइनली आपको बोलने बनाने जो बोला इट्स 0.04 m। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन कम है। हम लोग क्या कर रहे हैं? डाइल्यूट कर रहे हैं। इसका वॉल्यूम हमें पूछा गया, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.2 m पोटेशियम डाइक्रोमेट इज रिक्वायर्ड, इसका वॉल्यूम पूछा है। तो इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml। तो सिंपल सी कहानी है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जितनी पहली थी बाद में मोल्स ऑफ सॉल्यूट इतना ही रहेगा, है ना। तो हम लोग कर सकते हैं m1v1 is equal to m2v2। m1 is 0.2, v1 आपसे पूछा है दिस वन, m2 0.04 into 100, ठीक है ना। तो v1 is equal to 0.04 into 100 divided by 0. You can solve it, आराम से लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये सॉल्व करोगे तो कितनी आ जाएगी? 4, है ना, डिवाइडेड बाय 0.2, ठीक है ना। यदि आप इसको हटा दो तो 40 आ जाएगी इधर, ठीक है। क्लियर? सबको समझ आई कि नहीं समझ आई? समझ आई? Yes, sir. ओके, चलिए, तो ये एक सिंपल सी टॉपिक थी जिसको हम लोगों ने देखा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन को मिटा देना।
चलिए, the next topic we will see it's mole fraction. हम लोग देखने वाले हैं अभी मोल फ्रैक्शन. ओके, मोल फ्रैक्शन क्या होता है आराम से समझ लो, पहले एक कॉन्सेप्ट, बाद में बताता हूँ मोल फ्रैक्शन क्या होता है. सपोज करो हमारे पास एक कंटेनर है कुछ ऐसा, एक कंटेनर है कुछ ऐसा. मैंने क्या किया है, इसके 10% जगहों पे ए रख दिया, मतलब 10% वॉल्यूम में कोई ए सब्सटेंस मैंने रखा. इसके 50% वॉल्यूम पे कोई सब्सटेंस बी रखा. ठीक है, तो सब्सटेंस सी ऑब्वियसली 40% वॉल्यूम में होगी, है ना. 50 40 60 और नहीं सॉरी, ये भी 40 मान लो. ओके, नहीं ये 10. क्लियर? यदि मानो ए 40% स्पेस ऑक्युपाई किया है तो बी 50% की होगी, तो सी 10% स्पेस ऑक्युपाई करेगा. ये सबको मानो. अब मैं बोल रहा हूं कि आप परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो. ए कितना फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्युपाई किया है, तो इट विल बी रफली इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 100. यही ना, तो ये हो जाएगी 2/5 है. 2/5 ऑफ द फ्रैक्शन ऑक्युपाई किया. यदि मैं बी का बात करूं तो 50/100, तो बोले तो 1/2 ऑफ द स्पेस ऑक्युपाई. यदि मैं इसका बात करूं तो 10/100, इट्स 1/2 ऑफ द 1/10th ऑफ द स्पेस ऑक्युपाई. अब देखो 2/5 प्लस 1/2 प्लस 1/10 आप करोगे तो एलसीएम आएगी 10 और 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 10 1 जा 10 1, तो 10/10 तो आ गई 1. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि फ्रैक्शन जो है, टोटल फ्रैक्शन को मैं जोड़ रहा हूं, तो टोटल फ्रैक्शन ऑब्वियसली हमेशा 1 आता है. परसेंटेज होती है 100% और फ्रैक्शन होती है कंप्लीट 1. कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है मोल फ्रैक्शन. ओके, इन सिंपल कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है मोल फ्रैक्शन. है क्या, चलो देखते हैं. सपोज ए एंड बी combines to form सपोज कीजिए कि ए और बी को मैंने मिलाया और एक सॉल्यूशन तैयार हो, तो मैं लिखता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. ध्यान से देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है विद द लेटर एक्स. ओके, लेटर एक्स से डिनोट किया जाता है. मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू, ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ए. ध्यान से देखो, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन. टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन क्या होगा, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी. मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी. यदि तीन चीज से मिलके सॉल्यूशन बनता, यदि सॉल्यूशन तीन चीजों से मिलके बनता, तो टोटल मोल्स क्या हो जाती, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी. ओके, यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कोई पूछ लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितनी है सॉल्यूशन, तो मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स Na प्लस मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ. ठीक है ना. अब ये ध्यान देना है, ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ A और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ B, फ्रैक्शन हमेशा मिला के 1 होता है. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B will be always equal to 1. ये ध्यान देना. यदि तीन कंपोनेंट रहता तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C इज इक्वल टू. जितने सारे कंपोनेंट रहेंगे सॉल्यूशन में, सबके मोल फ्रैक्शन यदि मिला दोगे तो 1 ही आएगा. तो कोई पर्टिकुलर एक का मोल फ्रैक्शन यदि आपको मालूम रहेगा
तो दूसरा का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस के डायरेक्ट कर दो तो आपको मिल जाएगी एक दूसरी की मोल फ्रैक्शन। बहुत सिंपल सा कहानी है, मोल फ्रैक्शन बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मोल फ्रैक्शन कोई भी पर्टिकुलर चीज का क्या होता है, मोल्स उसका डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ मोल इन सॉल्यूशन, ठीक है ना, वेरी सिंपल। अब यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मैं बोलूं, एक पल के लिए मान लो कि A जो है वो सॉल्यूट है और B जो है वो सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या हो गया, मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by molar mass of solute. This is mass of solute, given mass of solute divided by molar mass of solute plus mass of solvent divided by molar mass of solvent. ये सिंपल सी कहानी है, कुछ नहीं है, मास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या हुआ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओके, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ, ठीक है ना। यदि एक बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी, हाँ बोलिए बेटा, कुछ बोलना चाह रहे हो? नो, ध्यान से देखो, यदि एक बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब उसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने बोला तो मोल्स ऑफ ए या मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास, मोल्स होती है, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। आई सपोज ये क्लियर होगा, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एनीबॉडी हैज एनी डाउट यू कैन आस्क मी, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। कोई डाउट किसी को? नो सर। वेरी सिंपल है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस टॉपिक पे, देखते हैं कौन कौन बनाते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को। कुछ लिखना है तो लिख लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, calculate the mole fraction of solute if 2 mole NaCl is dissolved in 180 gram water। चलो जल्दी से कोई बनाएगा इसको, आंसर बताना है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आपको बताने के लिए बोला गया है 2 मोल NaCl डिसॉल्व कीजिए 180 ग्राम पानी में। सिंपल क्वेश्चन, 1 मिनट टाइम ले लो, बनाओ जल्दी से, अरे जल्दी। सर 1/91। नहीं 1/6। यस, राइट आंसर। किसने दिया? पुष्कर। गुड, चलो देखते हैं बेटा, बहुत सिंपल है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा गया, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl पूछी गई। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू व्हाट, मोल्स ऑफ A बोले तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसकी होगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट,
आप देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 2 मोल दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ ऊपर में 2 मोल लिख देनी है, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉलिड, फिर 2 मोल लिख देना है। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, आपको मास दिया हुआ तो गिवन मास बाय मोलर मास 180 डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 होता है ना। मोल का फार्मूला सबको मालूम है ना, मोल इज इक्वल Yes, टू sir. गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, मान लो कि मोलर मास 18, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो बेटा वैल्यू विल कम है ना, काटोगे तो 18 1 18 और 0 10, तो ये आ गई 2 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना है 1/6। समझ आया सबको कि नहीं समझ आया? Yes. हाँ ना, सब समझ गए? चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी विल सी, दैट इज मोलैलिटी। ये सब कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के तरीके हैं। मोलैलिटी देख लिया, मोल फ्रैक्शन देख लिया, अब नेक्स्ट इज मोलैलिटी। सुनने में तो मोलैलिटी ही जैसा लगता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। ओके, इसको हम लोग डिनोट करते हैं विद स्मॉल m, छोटा m से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। मोलैलिटी को कौन सा लेटर से डिनोट करते हैं? कैपिटल M। कैपिटल एम। कैपिटल M से डिनोट। ओके, तो चलिए अब मोलैलिटी क्या होती है इसको हम लोग समझते हैं। इट इज द नंबर ऑफ moles of solute present in 1 kg, present in 1 kg of the solvent। याद रखना, देखो कंफ्यूज मत होना, मोलैरिटी में क्या होती है, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखना, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, और मोलैरिटी होती है कितने सारे मोल्स 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। बहुत बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है ना, कितने सारे मोल्स 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं मोलैलिटी। ओके, इसका मैं फॉर्मूला लिखूं वेरी सिंपल में, m से डिनोट करते हैं हम लोग मोलैलिटी को, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय mass of solvent in kg, mass of solvent in kg, ठीक है ना, याद रहेगा सबको। अब इसका मैं यूनिट का यदि बात करूंगा, यूनिट क्या होता है, यूनिट बताओ जल्दी कोई मुझे, Mole per यूनिट kg. Mole per kg. मोल पर केजी, है ना, यूनिट विल बी मोल पर केजी, वेरी सिंपल। ओके, अब देखना, देखो इस यूनिट का इस्तेमाल कहां होता है, सबसे पहले ये सीख, हम लोग जब मोलैलिटी लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स लेते हैं, ठीक है ना, तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनना, वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। जब वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, तो ऐसे जगह के जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, तो हम मोलैलिटी यूनिट को प्रेफर नहीं करते, ठीक है ना। हम लोग प्रेफर करते हैं मोलैलिटी को। क्यों प्रेफर करते हैं मोलैलिटी को? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स
नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो तो होता है गिवन मास बाय मोलर मास। ओके, और सॉल्वेंट का भी हम लोग क्या लेते हैं, मास लेते हैं। आपको मालूम है मास, गिवन मास या मोलर मास, मास चेंज नहीं होती। ठंडा का दिन हो, गर्मी का दिन हो, मास नहीं बदले। ऐसा होता है क्या, गर्मी का दिन में हमारा मास ज्यादा हो जाएगा, ठंडा का दिन में हमारा मास कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो No, sir. मोलैरिटी जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है कंसंट्रेशन का, वहां पे कोई भी चीज, हर चीज मास है, हर चीज मास है, और मास नहीं डिपेंड करती है टेम्परेचर के कंडीशन पे। नंबर ऑफ मोल्स भी टेम्परेचर के चेंज के हिसाब से कांस्टेंट रहेगी, और मास ऑफ सॉल्वेंट भी टेम्परेचर चेंज होगा तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, मोलैरिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, while molarity is temperature dependent। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मोलैरिटी जो होती है, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो चेंज हो सकती है टेम्परेचर के हिसाब से, तो वॉल्यूम चेंज होता है बेटा। तो इसलिए जो मोलैरिटी होता है वो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर, मोलैरिटी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर है, एंड मोलैरिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ओके, क्यों, सिंपल मालूम है, मोल्स भी टेम्परेचर से कोई उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, आई सपोज सबको ये आइडिया क्लियर होगा। क्लियर है कि नहीं मोलैरिटी के बारे में, यस नो, जल्दी Yes, समझ sir. आया कि नहीं आया, Yes, sir. आगे चलिए। Yes, sir. हाँ, वेरी सिंपल है। हाँ, कुछ पूछना चाहता है कोई मुझसे इस टॉपिक के बारे में तो पूछ लो, एनीथिंग। अब मैं यदि लिखता हूं, देखो ध्यान से, 3 मोलर, देखो वहां पे हम लोग क्या लिखते थे, मोलर, मोलैरिटी होती थी तो हम लोग क्या, मोलैरिटी होता था तो क्या लिखते हैं, 3 मोलर, इसको हम क्या बोलेंगे, 3 मोलर, 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन आपको दिया गया है। तो इसका मतलब आप क्या मीन करोगे, जल्दी बताओ मुझे, इसका मतलब आप क्या समझोगे। Number of solute by mass of solvent in kg. वो तो मैं समझ रहा हूँ बेटा, पर कितने में कितने डिसॉल्व है ऐसे बोल सकते हो क्या। 3 moles of NaCl dissolved in 1 kg. 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना, यही तो डेफिनेशन, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, कितने सारे मोल्स सॉल्यूट के डिसॉल्व है 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है ना, वही तो है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन का मतलब होता है 3 मोल NaCl इन 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है ना, आराम से समझ लेना इसको। और मोलैरिटी को छोटा m से डिनोट करते हैं, आई सपोज किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ ना, Yes, sir. ओके, चलिए कुछ नोट करना है नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो मोलैरिटी का फार्मूला याद रख लो, देखो मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, कुछ न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं इससे रिलेटेड। टू 25 ग्राम of an aqueous solution
solution contains 5 gram of urea. Okay, 225 gram of aqueous solution contains 5 gram of urea. What is the concentration of solution in molarity? Okay, मैं मोलर मास ऑफ यूरिया आपको दे दे रहा हूं, इट्स 60. ओके, चलो फटाक से बनाओ इसको जल्दी. दो स्टेप में ये सम बनेगी, 2 स्टेप में. कैलकुलेशन पार्ट छोड़ दो, यदि कैलकुलेशन आपको टफ लग रहा तो कैलकुलेशन पार्ट छोड़ो, आप ऐसे बनाओ. कॉन्सेप्ट देखो, खाली कॉन्सेप्ट मैच कर रहा है कि नहीं आप. 225 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टोटल मास दिया हुआ है, सॉल्यूशन का टोटल मास दिया हुआ है. 5 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया सॉल्यूट है, सॉल्यूट का भी मास दिया हुआ है. आपको बोला गया कंसंट्रेशन निकालने के लिए मोलैरिटी, क्या आप निकाल सकते हो? बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है. देखो, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है ना, 225 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दिया हुआ, सॉल्यूशन का मास दिया हुआ. मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. ओके, 12 by 0.225. 5 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट, 5 ग्राम दिया हुआ है. मास ऑफ सॉल्वेंट, दिस माइनस दिस, सॉल्यूट माइनस क्या, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट की वैल्यू, तो दिस वन इज 220 ग्राम. आराम से सबको समझ आ सकता है. 220 ग्राम सॉल्वेंट है, 5 ग्राम सॉल्यूट है, अब ना 225 ग्राम सॉल्यूशन है. ओके, तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया. मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का सिंपल फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो सॉल्यूट की मोल्स कितनी होगी? 5 ग्राम यूरिया का दिया हुआ है मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास यूरिया का दिया हुआ है. वेरी सिंपल, गिवन मास बाय मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो मास ऑफ सॉल्वेंट 220 ग्राम दिया हुआ है. ओके, निकाला हम लोगों ने. तो केजी में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 10 टू द पावर -3 से इंटू करना पड़ेगा. ओके, ये केजी में. ओके, आप इसको सॉल्व कर सकते हो. कितने बच्चों का कॉन्सेप्ट मैच किया इससे? कितनों बच्चों का कॉन्सेप्ट मैच किया? हाँ ना, मुझे जल्दी बोलो. Yes, sir. किया ना? Yes, Given sir. mass by molar mass, moles of solute divided by mass of solvent, 220 ग्राम into 10 to the power -3 kg. Okay, very simple concept, सबका बनना चाहिए. सॉल्व करोगे तो आंसर विल बी 0.378 something like this. 0.378 आएगी. अंडरस्टूड? और छोटा m लिखोगे या ऐसे लिख सकते हो 0.378 मोलल, मोलर नहीं मोलल. क्लियर होनी चाहिए. चलो आगे बढ़ते हैं. अच्छा बेटा, आप लोग न्यूमेरिकल समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? फ्रैंकली बोलो, एकदम खुल के. आ रही है? आ रही है सर. Yes, sir. आ रही है ना? ठीक है, चलो चलिए. क्योंकि न्यूमेरिकल समझोगे तभी ना कॉन्सेप्ट समझोगे.
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ KCl solution prepared by dissolving 7.45 gram of KCl in 500 ml of solvent. Okay, density of solvent is equal to 1.2 gram per milliliter. Density of solvent in solution. Density of solution is equal to 1.2 gram per milliliter. देखो इस कॉन्सेप्ट को एक बार, क्वेश्चन को पढ़ो, मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन, एक बार पढ़ो और थोड़ा सा 30 सेकंड आप दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को देखो, 30 सेकंड दिमाग लगाओ। चलिए देखते हैं, यहां पे दिया हुआ है मोलैलिटी निकालने के लिए, और मैंने बोला आप लोगों को सिंपल वाले सम में तो स्ट्रेटेजी बनानी ही पड़ती है, और जो टफ क्वेश्चंस रहेंगे या मेंस में क्वेश्चन आएंगे उनके लिए स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करना जरूरी है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, हमें पूछा है मोलैलिटी निकालने के लिए, ठीक है ना। मोलैलिटी में क्या क्या लगता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो स्ट्रेटेजी कैसे बनेगा क्वेश्चन, मोलैलिटी निकालने वाला क्या है, KCl, ओके, और वो सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया गया है, 7.4 ग्राम ऑफ KCl को 7.45 ग्राम KCl को, देखो आप जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ोगे अपनी स्ट्रेटेजी को भी फुलफिल करते जाना। 7.45 ग्राम ऑफ KCl है, इसका मतलब क्या है, मोल्स ऑफ KCl या मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हम निकाल सकते हैं। मोलैलिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 7.4 ग्राम KCl का दिया हुआ है, तो मास दिया हुआ है, मोलर मास KCl का सबको मालूम होना चाहिए 74.5 ग्राम होती है, ये लगभग बच्चों को याद होना चाहिए। 39 प्लस 35.5 74.5 ग्राम होती है। तो गिवन मास मोलर मास, ठीक है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो निकल गई, स्ट्रेटेजी का एक पार्ट पूरा है। इन 500 ml ऑफ सॉल्वेंट, अब कहानी फंस गया, सॉल्वेंट की क्या दी हुई है, क्या दी हुई है, वॉल्यूम दी हुई है, सॉल्वेंट की क्या दी हुई है, वॉल्यूम दी गई। सॉरी दिस क्वेश्चन इज 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन 3 पॉइंट, हम लोग देखते हैं आगे, ओके वी विल सी, देखते हैं। तो 500 ml ऑफ सॉल्यूशन में उसको डिसॉल्व किया है, तो आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट तो नहीं है, नहीं, आपके पास सॉल्यूशन की मास दी गई, तो कहानी फंसेगा थोड़ा सा, इतना डायरेक्ट मत बनाओ बेटा, समझ लो पहले। सॉल्यूशन की वॉल्यूम दी गई है, आपके पास सॉल्वेंट की मास नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक चीज है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो आप सभी को मालूम है डेंसिटी जो होती है इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, सबको मालूम है डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, मैं वॉल्यूम को ऊपर भेजता हूं, ठीक है ना, वॉल्यूम को इधर भेजा 500 मिलीलीटर है, तो हमें मिल जाएगी मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, 500 into 1.2 कितनी आ जाएगी 600, ये मिलीलीटर गया मिलीलीटर गया, 600 ग्राम हो गया मास ऑफ
सॉल्यूशन, ठीक है। अब बेटा देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया आपको और आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है 7.45 ग्राम। तो 7.45 ग्राम क्या हो गए, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितनी होगी, जल्दी कोई बता मुझे, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा। सॉल्यूशन 600 ग्राम का है, सॉल्वेंट का मास 7.45 ग्राम है, सॉल्यूट का मास, तो सॉल्वेंट का होगा 600 माइनस 7.4, है ना, होगा कि नहीं होगा, सबको क्लियर है। सॉल्वेंट की भी मास हमारे पास आ गई, तो मोलैरिटी हम से आ सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमको मालूम है 7.45 गिवन मास बाय मोलर मास, है ना, गिवन मास बाय मोलर मास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट 600 माइनस 690 ग्राम केजी में, तो हम लोग को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड करने का मतलब 1000 ऊपर चढ़ाएगा, तो इनटू 1000 में ऊपर भेज सकते। ओके, गॉट इट। तो ये वाला कैलकुलेशन करोगे, पर देखो हम लोगों ने इस कैलकुलेशन में किया क्या है, ध्यान से देखना। मोलैरिटी इज इक्वल टू 7.45 डिवाइडेड बाय 74.5 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओके, डिवाइडेड बाय 600। ये 600 हमें कैसे मिली थी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं एक फॉर्मूला रेडी कर रहा हूं, देखो, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कर दिए तो क्या निकल गया आपको, मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। और मास ऑफ सॉल्यूशन से आप यदि मास ऑफ सॉल्यूट निकाल देते हो तो आपको मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाता है, माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये तो ग्राम की निकलती है, हम लोग डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं तो 1000 ऊपर चल जाएगी इनटू 1000। तो देखो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, आपके पास एक फॉर्मूला आ गई मोलैरिटी निकालने। अब जिस बच्चे ने डायरेक्ट आंसर बताया था, आई डोंट नो कैसे बताया, बट हाँ, देयर इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मोलैरिटी डायरेक्ट, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। और ये फॉर्मूला कैसे आया आपको मालूम होना चाहिए। देखो बहुत सारे बुक में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, बट आप यदि फॉर्मूला का डायरेक्ट एप्लीकेशन करते हो तो फंसते हो कहीं ना कहीं, क्योंकि फॉर्मूला नहीं, ऊपर वाला ये फॉर्मूला कहां से आया, ओके, चलिए तो इसको नोट डाउन कर लो। जब डेंसिटी वाले सवाल दिए जाएंगे तो आपको फॉर्मूला लगा के एग्जाम में यदि याद है तो डायरेक्ट बना सकते, तो जल्दी से नोट डाउन। सर आंसर 0.1 समथिंग आ रहा है। हाँ सॉल्व कर सकते हो बेटा, मैं आंसर नहीं, मुझे ध्यान है, सॉल्व करके आप आंसर बना सकते हो, ये तो मैथमेटिकल पार्ट है, आप कर सकते हो।
ठीक, ओके, गॉट इट। आराम से सॉल्व कर सकते हो। 7.4 पर डिवाइडेड बाय 74.5 कितना आएगा? 0.1 आएगा। फिर 1000 से इंटू करो, डिवाइडेड बाय कर दो, निकल जाएगा। देखो फॉर्मूला 2-3 बार डिराइव कर लोगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगी कि फॉर्मूला कहाँ से आई है, तो फॉर्मूला दिमाग में रहता है। डायरेक्ट रखने से फॉर्मूला दिमाग में नहीं रहेगा। ओके, तो देखो नेक्स्ट हमारे सिलेबस में एक और टॉपिक है, बट आपके एनसीईआरटी में वो मेंशन नहीं। तो वो सिलेबस बेसिकली बोलने के लिए कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में है, दैट इज नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे आने वाले दिन में जहाँ पे नॉर्मेलिटी के अलावा काम नहीं। तो ऑब्वियसली हम लोग नॉर्मेलिटी को देखेंगे कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, बट उससे पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट। ध्यान से देखिएगा, इक्विवेलेंट वेट। जितना भी न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ ना सबको आप लोग घर में बनाओगे, क्योंकि जितना न्यूमेरिकल्स मैं चूज करता हूँ वो आपके सिंपल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए करता हूँ, तो उनको प्लीज बनाना, ठीक है। चलो, इक्विवेलेंट वेट जो कॉन्सेप्ट है इसको बढ़िया से अभी तो नहीं समझ पाओगे। बेसिकली एक रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है आपके सिलेबस में, उस चैप्टर को जब मैं पढ़ा दूंगा बढ़िया से तब ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से आपको समझ आएगा। बट नॉर्मेलिटी समझने के लिए इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको मिनिमम जानना है। तो इक्विवेलेंट वेट वेरी बेसिक में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैलकुलेट। चलिए, आपको ये बोला गया इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ एलिमेंट निकालने के लिए, कोई भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट आपको निकालने के लिए बोला गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी, बस और कुछ नहीं। एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी। जैसे आपको पूछा गया कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम निकालो, बताओ मुझे जल्दी, कोई भी बच्चा बता सकता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम क्या होगा? Say 11 by 11 by एटॉमिक वेट 23 होता है, एटॉमिक नंबर नहीं। सोडियम की एटॉमिक वेट 23 होती है, तो एटॉमिक वेट 23 डिवाइडेड बाय 1। आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम पूछा, जल्दी बताओ। 6 होगा। एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम नहीं मानना आप लोग को? अरे 24 होता है एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम। 2 sir. 12 नहीं मालूम है आप लोगों को? मैंने एक चार्ट भी लिखाया था जहां पे मैंने एटॉमिक वेट सबका बताया था। 20 तक मिनिमम एटॉमिक वेट आपको मालूम होनी चाहिए। अरे मैग्नीशियम की एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर 12 है तो उसकी एटॉमिक वेट 24 है। ओके, ये मालूम है कि नहीं? मास नंबर? Yes sir. नो सर। तो बेटा आप लोगों को ना बेसिकली 20 तक तो एटॉमिक नंबर याद, एटॉमिक मास याद होनी चाहिए एलिमेंट, ठीक है ना। और अभी आपको नहीं, आप लोगों ने जूनियर क्लास में सब नहीं पढ़ा है कि कार्बन का 12 यू होता है, सल्फर का 32 यू होता है, सोडियम का 23 यू होता है। ये सब मैंने बताया है स्टार्टिंग के क्लासों में जब पढ़ा रहा था। ओके, तो चलो आप याद कर लीजिएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने एक चार्ट भी दिया है जहां पे मैंने डिराइव करके दिया था 30 तक, याद है कि नहीं याद है? Yes sir. हाँ यस सर। चलिए, मैग्नीशियम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम निकालने बोला तो एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी 24 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 12 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम कोई बताएगा मुझे? 9
9, वेरी गुड। 27 इसकी एटॉमिक मास होता है डिवाइडेड बाय 3, 9 ये सबको मालूम है यार, ये मैं क्लास में पढ़ाया हूं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सॉल्ट पूछा गया आपसे, कोई सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट पूछा गया, तो आप क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास आपको नहीं निकालना है, आपको तो मोल कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ लिए मुझे ये नहीं समझ आया। मॉलिक्यूलर मास तो ऐसे ही निकलता है ना, एटम के मास हम लोग जोड़ते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ कैटायन स्लैश एनायन। ठीक है, सपोज करो फॉर एग्जांपल आपको दिया गया NaCl, तो NaCl में कैटायन और एनायन पे चार्ज क्या है, प्लस माइनस 1 यूनिट चार्ज है, तो दोनों में 1 यूनिट चार्ज ही रहेगी, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है उसमें कैटायन पे जितनी चार्ज होती है एनायन पे उतनी ही चार्ज, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl सबको मालूम होगा 23 प्लस 35.5 डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ कैटायन या एनायन, दोनों इक्वल होता है, तो 1 यूनिट, नेगेटिव साइन मत लेना, मॉड वैल्यू लेना चार्ज, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, तो इट इज 58.5, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लो, एल्युमिनियम क्लोराइड का निकालने बोला, तो क्या होगा, एल्युमिनियम पे चार्ज कितनी है, ध्यान दें, एल्युमिनियम पे 3 प्लस चार्ज और क्लोराइड आयन पे 3Cl माइनस, है ना। तो कैटायन पे चार्ज कितनी है, 3 पॉजिटिव, एनायन पे सब मिला के चार्ज कितनी है, 3 नेगेटिव, तो किसी का भी चार्ज पकड़ लो, एक 3, ओके, इस पे भी 3 है, इस पे भी 3 है, तो एल्युमिनियम का आप यदि देखोगे तो 27 है और 35.3 इंटू 3 106.5 आएगी, डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ कैटायन या एनायन, कोई भी पकड़ो, 3 इस पे भी है और 3 मिला के इसमें भी है, 3 माइनस मॉड वैल्यू लेना है, डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगी आपको 133.5 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना, तो इट विल रफली कम 44.5 ग्राम। अंडरस्टूड, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा आप लोगों को, हाँ ना, यस सर। यस, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, सबको समझना चाहिए। अब देखिए ये हो गई। अब यदि आपको पूछा गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड होती है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, ओके। आप लोगों ने एसिड की बेसिसिटी जूनियर क्लास में पढ़ा है, याद है कि नहीं याद है, एसिड की बेसिसिटी के बारे में आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा है। इसका मतलब क्या होता है, वेरी सिंपल में यदि बोलूं कि सपोज करो मैं एसिड लेता हूं और उसका बेसिसिटी का बात करता हूं HCl, तो एसिड की बेसिसिटी का मतलब होता है कि उसकी एक मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में कितनी H प्लस आयन देगी, तो HCl जो है एक H प्लस आयन देगा, एक H प्लस आयन, तो बेसिसिटी इसकी हो गई 1। H2SO4 आपने पढ़ा है जूनियर क्लास में, याद करो, H2SO4 2 H प्लस देगा, इसकी बेसिसिटी हो गई 2। अब आप देखो H3PO4 3 H प्लस देगा, तो इसकी होगी बेसिसिटी 3, और वहीं H3PO3 इसकी बेसिसिटी हो गई 2। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, इसका 3H है तो 3 बेसिसिटी है, इसका 3H है तो क्यों बेसिसिटी 2 है, ऐसा क्यों है। तो बेटा देखो, ये जरूरी नहीं है कि जितनी H उसमें प्रेजेंट है सब टूट के H प्लस दे देगा, ये जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो H टूटेगा वही H प्लस देगा। जैसे कि एसिडिक एसिड, इसमें 4 H है पर एक ही H टूटती है, तो इसकी जो बेसिसिटी है 1 ही। ओके, बहुत सिंपल में अभी इतना समझ लो, यदि जूनियर क्लास में नहीं पढ़े हो तो, एक एसिड कितना H प्लस देगा वही उसकी बेसिसिटी होती है, फिलहाल इसको दिमाग में रखो, यदि जूनियर क्लास वाली बात भूल गए। एक एसिड कितना H प्लस देगा वही उसकी बेसिसिटी। अब ये बोलोगे क्यों 3 नहीं है, इसकी
सारे H इससे नहीं निकल पाते, सिर्फ 2 ही H निकलती है H+। ओके, तो इसकी बेसिसिटी 2 है, तो ये याद कर लेना, दिमाग में रखना, ठीक है। तो यदि आपसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड पूछा गया तो मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं HCl का, तो HCl का क्या, बेटा वेट अ मिनट, थोड़ा सा 2 मिनट। अब वीडियो में इशू हो रहा है क्या आप लोगों को कुछ? सर हो रहा था सर अभी। अभी ठीक है? सर अभी ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, यदि इक्विवेलेंट, अरे होता है तो बोला करो आप, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl की बात हुई तो कोई मुझे जल्दी बताएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl क्या होगा? यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी क्या होगा? 0.5। यस, 1 + 35.5 डिवाइडेड बाय बेसिसिटी 1 है, ठीक है ना? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, तो इक्विवेलेंट वेट किस तरह निकालना है? यदि एलिमेंट की निकालनी है तो एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, सॉल्ट की निकालनी है तो मॉलिक्यूलर वेट बाय चार्ज कितना है कैटायन या एनायन पे, किसी एक का पकड़ लेना। एल्युमिनियम क्लोराइड देख लो, निकल जाए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी एक स्क्रीनशॉट ले लो, और 2 देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Equivalent weight of a base, एक बेस की इक्विवेलेंट वेट यदि हमें देखनी है तो कैसे निकलेगा? इट्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी। ओके, एसिड के लिए बोलते हैं बेसिसिटी और बेस के लिए बोलते हैं एसिडिटी। देखो वेरी सिंपल में जान लो, कुछ बेस है और उसकी मैं एसिडिटी आपको बता देता हूं। बेस की एसिडिटी का मतलब होता है कितने सारे OH- उससे निकलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लूं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से एक हाइड्रोक्सिल आयन निकलेगी, OH- एक निकलेगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से 2 OH- निकलेगी, तो उसकी एसिडिटी हो गई 2। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से 3 OH निकलेगी, तो उसकी एसिडिटी हो गई 3। अमोनियम हाइड्रोक्साइड से एक OH- निकलेगा, तो उसकी एसिडिटी हो गई। ओके, तो बहुत सिंपल में आप चाहे तो किसी का भी निकाल सकते हो। एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड ही ले लो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 23 + 16 + 1 40, तो 40 ग्राम डिवाइडेड बाय एसिडिटी इज 1 ओनली, इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 40 ग्राम। ओके, वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, सिर्फ बेसिसिटी, एसिडिटी या वैलेंसी से डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर मास को। ओके, अब यदि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन आयन की बात की जाए, एक आयन की इक्विवेलेंट वेट का यदि मैं बात करूं तो वो कैसे निकलेगा? इट्स फॉर्मूला वेट ऑफ आयन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन आयन। पॉसिबल में चार्ज ऑन आयन, सपोज करो Al3+, तो फॉर्मूला वेट ऑफ Al3+ अल्युमिनियम की ही लेना है। क्यों? क्योंकि अल्युमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन यहां निकला हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन निकलने से कोई वेट में फर्क नहीं होता है। तो अल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है? जल्दी कोई बताओ, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास
27. 27 ग्राम। और चार्ज ऑन आयन कितना है? 3. 3 प्लस। तो 9 ग्राम। ओके, ये नहीं सोचना है कि 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन निकलने से कोई मास में फर्क नहीं आता है, ठीक है। यदि कैल्शियम 2 प्लस का लेना है तो कैल्शियम का फॉर्मूला वेट ऑफ आयन कितना होगा, कोई जल्दी बताएगा? 40 ग्राम. 40, यस। कैल्शियम एटम है या कैल्शियम की आयन है, एक ही मानते हैं हम लोग, 2 इलेक्ट्रॉन निकले से कोई फर्क नहीं, डिवाइडेड बाय 2 तो 20 ग्राम। ओके, तो इक्विवेलेंट वेट बेटा आप लोग सबको निकालना आ गया होगा, बहुत सिंपल में कुछ नहीं है, सिर्फ उसके चार्ज से डिवाइड करो, एसिडिटी से करो या बेसिसिटी से करो या चार्ज ऑन आयन से करो या वैलेंसी से करो, इन डिफरेंट केसेस। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है सबको समझ आया कि नहीं आया? Yes sir. आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं, कुछ लिखना है इसमें? नो, चलिए। देखो, अब जो हमें कॉन्सेप्ट समझना है बेसिकली नॉर्मलिटी। इक्विवेलेंट वेट हम लोगों ने पढ़ा नॉर्मलिटी समझने के लिए, तो नॉर्मलिटी क्या है ध्यान से देखिएगा। इट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution. Very simple concept. पहले डेफिनेशन को छोड़ते हैं, पहले कुछ समझते हैं। सपोज करो आपने नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, सबको याद है कि नहीं? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बताओ जल्दी। गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला किसी को नहीं याद है? The given mass by molar क्या? mass. Yes, given mass by molar mass. This is number of moles का फॉर्मूला। अब वही मैं यदि आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या है, तो कुछ नहीं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट। ओके, जिस प्रकार नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, उसी प्रकार नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट वेट किस तरह निकालना है आप लोगों ने अभी सीख लिया। ओके, अब देखिए नॉर्मलिटी का मतलब क्या होता है, किसी सॉल्यूट का कितने सारे इक्विवेलेंट्स, किसी सॉल्यूट का कितने सारे इक्विवेलेंट्स आपने डिसॉल्व करके रखा है 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसी को तो नॉर्मलिटी बोलेंगे। समझ गए? कितने सारे इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेगा, इस मेथड से। कितने सारे इक्विवेलेंट किसी सॉल्यूट का आपने डिसॉल्व करके रखा है 1 लीटर सॉल्यूशन में, वही तो हो गई नॉर्मलिटी। वेरी सिंपल। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ना, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये पढ़ा है। ओके, तो नॉर्मलिटी का भी वही फॉर्मूला है, सिंपल। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, तो वहां पे क्या आ जाएगा, सिर्फ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बहुत सिंपल, सेम कॉन्सेप्ट है। मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इन ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी क्या है, नंबर ऑफ
इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सबको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि नॉर्मेलिटी क्या है? किसी को कोई दिक्कत नॉर्मेलिटी समझने में? नो सर। यस। चलो अब बेटा इसका बेसिक हम लोग ये फॉर्मूला तो सबको याद रखना है कि नॉर्मेलिटी किसी का निकालने बोलेगा तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके, अब देखिएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट। अब ये देखिएगा यहाँ पे कुछ समझाना है, ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का मैंने फॉर्मूला बताया गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट। अब देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो है गिवन मास और इक्विवेलेंट वेट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? आप लोगों ने पढ़े इक्विवेलेंट वेट जो होती है अक्सर केस में क्या है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी या एसिडिटी या बेसिसिटी या चार्ज ऑफ आयन। तो जो चीज से हम उसको डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं एन फैक्टर। ठीक है ना? एन फैक्टर का मतलब कुछ नहीं होता है। एन फैक्टर वेरी सिंपल में कि जिससे आप लोग डिवाइड करते हो मॉलिक्यूलर वेट को। मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग डिवाइड करते थे ना वैलेंसी से या एसिडिटी से या बेसिसिटी से या चार्ज ऑन आयन से, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होती है, कैसे निकलता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय समथिंग, दैट समथिंग इज एन फैक्टर। ओके, तो आपसे पूछा जाए कि H2SO4 के लिए एन फैक्टर क्या होगा, बताओ। सर बेसिसिटी कितना? 2। यस। आपसे पूछा गया कि मैग्नीशियम के लिए एन फैक्टर क्या होगा? सर एसिडिटी। अरे मैग्नीशियम एलिमेंट है ना, उसका वैलेंसी 2। ठीक है ना, समझ गए हो? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का आप हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। इक्विवेलेंट वेट सबको समझ आ गया? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, मतलब वो चीज जिससे डिवाइड। अब देखो फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट नीचे में तो मॉलिक्यूलर वेट एन फैक्टर डिवाइड होगा तो कहां चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा इनटू एन फैक्टर। ओके, सबको समझ आया कि नहीं आया? गिवन मास था ना, तो गिवन मास मैंने लिया डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट की जगह मैंने लिखा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, तो एन फैक्टर ऊपर। तो गिवन मास इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट होता क्या है, कोई बता सकता है मुझे? गिवन मास Number of moles. यस। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया है। गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट होती है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फिर से, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आर यू गेटिंग माय वीडियो? वीडियो आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके, चलिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? नो? आगे बढ़ते हैं, चलो। No, sir. ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो है, जो फॉर्मूला मेरा यहां पे आया मैं यहां पे लगा रहा हूं। ठीक है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की जगह मैंने ये लगा दिया नंबर ऑफ मोल्स into n factor divided by volume of solution in liters। ये क्या होता है? Molarity. क्या होता है ये? मोलारिटी। मोलारिटी होती है। नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज मोलारिटी। तो नॉर्मेलिटी बेटा, नॉर्मेलिटी का एक और फॉर्मूला आ गया हम लोगों के पास
दैट इज मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। वेरी सिंपल। नॉर्मेलिटी का हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। फटाक से इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है। ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको याद रहेगा। नंबर ऑफ नॉर्मेलिटी क्या होता है, कितने सारे इक्विवेलेंट 1 लीटर सॉल्यूशन में, कितने सारे इक्विवेलेंट 1 लीटर सॉल्यूशन में, बात खत्म। फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, यहां लगा दिया नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या होती है, मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी यदि आपको चाहिए तो मोलैरिटी को n फैक्टर से इनटू कर दो तो आपको नॉर्मेलिटी कोई भी चीज की मिल जाएगी। वेरी सिंपल। में समझ आई कि नहीं आई? हाँ ना? यस सर। अरे एक ही बच्चा को समझ आया, बाकी सबको नहीं सर, सर आ गया सर। आ गया ना? सबको आ गया, चलो वेरी गुड। प्रैक्टिस करना है। देखो इक्विवेलेंस की कॉन्सेप्ट होती है, इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट से भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को बनाते हैं, पर अभी हम लोग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे, रिडॉक्स रिडॉक्स पढ़ लेंगे तब बाद में देखेंगे। बट उससे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करवा देता हूं, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर की, ताकि आपकी नॉर्मेलिटी की फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसको मिटा रहा हूं। मोलैरिटी इनटू n फैक्टर क्या होता है? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी। यस, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर इज नॉर्मेलिटी। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। आपको मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करके बोला गया है। 0.74 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड in 500 ml of solution। ठीक है, 0.74 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड in 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज का मैं लिख देता हूँ C12H22O11, ये सुक्रोज है, ठीक है ना, in 1250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नंबर थर्ड 0.1 मोल ऑफ HCl in 500 ml of solution। ओके, देखो एक एक करके मैं बता देता हूं तो सिंपल कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगी आपको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास होता है 74 ही होता है, ऐड करोगे तो 74 आ जाएगा, ठीक है ना। 40 करवा दूं क्या? 40 16 प्लस 1 17 17 टू 34 34 और 40 74 का, ठीक है। C12H22O11 का ऐड करोगे तो 342 ही आएगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सपोज 36.5 सबको मालूम है, ठीक है ना। ओके, एक काम करते हैं, HCl की जगह हम H2SO4 ले लेते हैं, ठीक। H2SO4 ले लेते हैं। H2SO4 का 98 ग्राम सबको मालूम है, याद है कि नहीं? सब भूल गया? H2SO4 का 98 ग्राम होता है मोलर मास, मालूम है कि नहीं? ओके, याद रहनी चाहिए। देखिए आप पूछा है कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी of 0.7 ग्राम of calcium hydroxide in 500 मिलीलीटर of solution। ध्यान से देखो, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बना रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स कितना है? गिवन मास बाय मोलर मास 0.74 डिवाइडेड बाय 74। कोई दिक्कत किसी को? नो। नंबर ऑफ मोल गिवन मास बाय मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो 500 दिया हुआ है तो 500 को मिलीलीटर लीटर में
तो 500 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है ना। आप इसको यदि सॉल्व करोगे 0.74 डिवाइडेड बाय 74 इनटू उल्टा हो जाएगा 1000 बाय 500, ठीक है ना। बड़े अब इसको सॉल्व करोगे तो 500 कितना जा 2 जा, इसको सॉल्व करोगे तो 0.01 आएगा, है ना। 0.74 डिवाइडेड बाय 74 0.01 आएगा। 0.1 मत करना, बहुत बच्चा इसमें गलती करता है। ये डिवाइड करने आता है कि नहीं? 74 0.74 को 74 से करोगे तो 0.01 आएगा। तो 0.01 into 2 0.02 मोलर, ये मोलैरिटी आ गई। अब मोलैरिटी आ गई तो नॉर्मेलिटी आप लोग निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? Yes, sir. कैसे निकलेगी? नॉर्मेलिटी क्या हो जाती है? मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर कितना है? 2। वेरी गुड। 0.02 m into 2 आ जाएगी 0.04। ओके, समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जब भी कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देगा, सुक्रोज एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की जो एन फैक्टर होती है वो 1 होती है। ओके, क्यों? क्योंकि ये पानी में जाके कोई टूटता उठता नहीं। तो जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एन फैक्टर हमेशा 1 होती है, दिमाग में। तो मोलैरिटी बहुत सिंपल में आप लोग निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स 3.42 डिवाइडेड बाय 340 गिवन मास बाय मोलर मास, करेक्ट? गिवन मास बाय मोलर मास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 1250 बाय 1000। मोलैरिटी निकल जाएगी। जब मोलैरिटी निकल जाएगी तो नॉर्मेलिटी निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? Yes, sir. Yes, sir. सब बना लेगा, मुझे मालूम है। लास्ट वाला क्वेश्चन, 0.1 मोल ऑफ H2SO4 in 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन कैसे बनेगा? कोई ट्राई करेगा क्या? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल ही दिया हुआ, निकालने की जरूरत भी नहीं है। 0.1 मोल ऑफ H2SO4, तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 500 मिलीलीटर। तो 500 मिलीलीटर को हम लोग क्या करें? 0.5 लीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 500 मिलीलीटर को 0.5 लीटर लिख सकते हैं? Yes, sir. तो 0.1 हट गया, ये हट गया, तो 1/5 तो कितनी आ गई? 0.2 मोलर। मोलैरिटी आ गई 0.2 मोलर। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। एन फैक्टर कितनी होगी? H2SO4 की एन फैक्टर 2 into 0.2 0.4 n आई कि नहीं आई? हाँ, Yes, sir. बस, वेरी गुड। दिस इज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। जितने भी कैलकुलेशन करवाए, देखो बेटा आप लोग यदि कैलकुलेशंस देखो, इस चैप्टर में हम लोग क्यों समझते हैं एज अ रिस्की चैप्टर, क्योंकि देखो बच्चों का मैथमेटिक्स इतना गोल रहता है 10th तक, हम लोग डिवाइड करना नहीं जानते। बहुत बच्चों को मैंने देखा है, एक बच्चे ने डिवाइड किया था ऐसे 0.74/74, उसका 0.1 आया था आंसर, नहीं 0.01। बहुतों का डिवाइड, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सर्ड्स, इंडिसेस ये सब हिला हुआ रहता है। नो डाउट इस चैप्टर में काफी बिल्ड हो जाती है, और आपको भी मालूम है कि मैथमेटिक्स के कौन से पार्ट को बिल्ड करना है। तो ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर अच्छे से जितने न्यूमेरिकल्स करवाए हम सब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, उन सबको करना है। एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल बनाना, फिर एग्जामिनर बुक हो तो एक खरीदिए, और नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। इस चैप्टर से कुछ तो बचता है, केमिकल इक्विवेलेंस के कैलकुलेशंस करने होते हैं, बट अभी आपके लिए वो टफ हो जाएगा। जब रिडॉक्स प्रोडक्ट्स कर लेंगे तब मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। काफी हम लोगों ने देखा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर पीरियडिक टेबल। ओके, थैंक यू।